गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 12th का लेसन 3 कविता के बहाने का पार्ट 2 समझाने जा रही हूँ। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो बच्चों, इसका संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने से ली गई है। यह कविता कुंवर नारायण जी के कविता संग्रह इन दिनों में मूल रूप से संकलित है। इसका जो प्रसंग होगा वो ये होगा कि कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कविता के मर्म या भाव की तुलना फूलों से की है। कविता की विकास प्रक्रिया एवं उससे प्राप्त होने वाले आनंद की फूलों के खिलने से तुलना की गई है। अब मैं आपको इसका अर्थ बताने जा रही हूँ। कवि कहता है कविता फूलों को खिलता देखकर खिलती है, यानी कि कवि का कहने का मतलब है कि जो कविता है अगर फूल खिलते हैं तो कविता भी उन्हें देखकर खिल उठती है, पल्लवित होती है और पुष्पित होती है, यानी कि उसके अंदर सुगंध भी आता है और वो खिलती भी है। उसमें नए नए रंग आते हैं, भाव आते हैं और सौंदर्य भी आते हैं। परंतु फूल बेचारा ससीम है, यानी कि जो कविता है उसमें कवि के नए नए विचार आते हैं, नई नई कल्पनाएं होती हैं। जिस प्रकार से फूल कली से फूल पुष्पित होता है, फूल खिल जाता है, उसमें सुगंध आ जाती है, उसी प्रकार से कविता में भी कवि के नए नए विचार, नए नए भाव व्यक्त होने लगते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि जो फूल है वो बेचारा ससीम है, यानी कि एक सीमा तक है और उसकी कविता को सुगंध और सौंदर्य से तो भर देता है। यानी कि जो फूल है वो कविता को सुगंध और सौंदर्य से तो भर देता है, किंतु कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। लेकिन वो कविता के खिलने का अर्थ नहीं समझ पाता, उसका बोध सीमित है। फूल तो बेचारा एक दिन मुरझा जाता है, गंध रहित हो जाता है, किंतु कविता किस प्रकार बिना मुरझाए महकती रहती है। यानी कि जो कविता है वो बिना मुरझाए, यानी कि चाहे हम जब उसको सुने तो वो महकती हुई दिखाई देती है। वह घर के भीतर और बाहर हर घर द्वार पर अपनी भाव सुगंध बिखराती रहती है। जब भी वो कोई कविता पढ़ता या सुनता है तो उसकी जो भाव सुगंध है वो चारों तरफ बिखेर देती है, सबको आनंदित कर देती है। इस बारे में बेचारा फूल कुछ नहीं जान पाता और जो फूल है वो कुछ भी नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों होता है। वह तो बस सुगंध से भरना और फिर एक दिन मुरझाना और झड़ जाना ही जानता है। जबकि जो कविता है वो हम सालों बाद भी सुने तो वो हमें आनंद और सुख देती है, सुगंधित करती है, चारों तरफ अपनी आनंद की सीमा को फैला देती है। जबकि फूल है वो एक दिन गंध रहित हो जाता है, मुरझा जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है बच्चों, मैं बताऊंगी कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि फूल की सीमा बताते हुए कहता है फूल स्वयं तो खिलता है किंतु वह कविता के दर्द से अपरिचित है। कविता फूल से भी अधिक मूल्यवान होती है, यानी कि फूल तो कम पैसों में आ जाता है लेकिन जो कविता है उसका कीमत, उसका मूल्य अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पद्यांश का मूल आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पद्यांश का आशय यह है कि कविता फूल के समान सब और अपनी सुगंध फैलाती है। यह ठीक है, वह मानव मन के भीतर और बाहरी संसार दोनों को सुगंधित करती है। इसकी तुलना में प्राकृतिक फूल ससीम है, यानी कि जो प्रकृति ने खिला है फूल वो सीमित है, वे के कविता के समान व्यापक नहीं है। यानी कि कविता का विस्तार है वो बहुत बड़ा है और जो प्राकृतिक फूल है तो वो ससीम है, यानी कि उसकी सीमा निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता है, स्पष्ट कीजिए। तो कविता ही वह फूल है जो कभी मुरझाए बिना सब और महका करती है। फूल की सुगंध सूखने पर नष्ट हो जाती है किंतु कविता अनंत काल तक सुगंध बिखराती है। फूल क्या जाने में मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। तो फूल क्या जाने में मानवीकरण अलंकार पाया गया है। फूल से मानव की तरह ज्ञान की अपेक्षा की गई है। यह कविता ना तो गाने योग्य है ना छंदबद्ध। इसमें तुकांत और भाव की लय का संगम देखने को मिलता है। बहाने जाने मानने की
तुक से कविता में प्रभाव आ गया है। भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रभावकारी है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में रा की आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और कविता का खिलना भला के फूल क्या जाने में ला की आवृत्ति से अनुप्रास है। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने इसका के माने बच्चा ही जाने। इस काव्यांश में कवि बच्चों तथा उनके खेल से कविता की तुलना करता है। अब मैं आपको इसका अर्थ बताने जा रही हूँ। कवि कहता है, कविता में भी बच्चों के खेलों को देखकर कवि शब्द क्रीड़ा करता है, यानी कि जब वो बच्चों को खेलता हुआ देखता है तो कवि के मन में बहुत सारे शब्द आते हैं। वह शब्दों के, भावों के, विचारों के नए नए खेल खेलता है कि मुझे कौन सा शब्द रखना चाहिए। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर में जाते हैं, कभी बाहर भागते हैं, वे इस घर में जाते हैं, कभी उस घर में जाते हैं और सभी घरों को समान रूप से समझते हैं। उनके मन में अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं रहता। वे खेल खेल में सभी को अपना बना लेते हैं। वे सब घरों को एक करके क्या कहना चाहते हैं यह तो बच्चे ही जानते हैं। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, उनके लिए सब कोई समान होता है। उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी एक खेल है। कवि कहता है कि कर्म भी एक खेल है, शब्दों का खेल। कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन के, बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सब घरों के मनोभावों को वाड़ी देता है। वह सबको समान मानकर उनकी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है और उन्हीं घरों और बच्चों के ऊपर कविता बनाना चाहता है। अब बच्चों मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगी कि कविता को खेल क्यों कहा गया है। जिस प्रकार बच्चे मनोरंजन और आत्माभिव्यक्ति के लिए क्रीड़ा करते हैं, अपनी आत्मा के सुख के लिए खेलते हैं, खेलों के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, उसी प्रकार कविता रचना भी कवि की एक क्रीड़ा है, उसकी एक लीला है जो मन और भावों के विचारों को रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के खेलों और कविता रचने में क्या समानता बताई गई है। तो बच्चों के खेलों तथा कविता रचने में लीला भाव प्रमुख होता है। ये दोनों कर्म निरुद्देश आनंद की प्रेरणा से किए जाते हैं। उनके अंदर कोई पक्षपात, कोई निरुद्देश होता है, यानी कि वो कुछ किसी से भेदभाव करके नहीं करते, बल्कि आनंद मिले उसके लिए, उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर वो इस चीज़ को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा खेल खेल में कौन सा महत्वपूर्ण काम कर देता है। तो बच्चा खेल खेल में अपने पराये का भेदभाव को समाप्त कर देता है और आस पड़ोस में समान अपनापन खेल खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पद्यांश का संदेश स्पष्ट कीजिए। तो इस पद्यांश का संदेश यह है कि बच्चों की क्रीड़ा के समान कविता भी सबको समान मानती है। कवि अपनी कविता में अपने पराये का भेद भूलकर सबकी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। उसका दायरा बहुत विस्तृत होता है। अब बच्चों मैं इसका सौंदर्य बोध संबंधी क्वेश्चन बताऊंगी कि इस पंक्ति में बच्चों में पाई जाने वाली स्वाभाविक आत्मीयता, एकता और निष्पाप, यानी कि उनके अंदर कोई पाप नहीं है, दृष्टि का सम्मान किया गया है। बच्चा ही जाने शब्द प्रयोग में बताया गया है कि बच्चे और कवि दोनों सोच विचार कर अभेद्यता नहीं दर्शाते, यह तो उनका सरल स्वभाव होता है। कवि ने बच्चों की क्रीड़ा और कवियों की क्रीड़ा दोनों को समान रूप से सम्मान दिया है। दोनों अपने पराये का भेद भूलकर आनंद क्रीड़ा, आनंद के खेल में मगन है। यह कविता ना तो गय है न छंदबद्ध, इसमें तुकांत भाव की लय का अनूठा योग है। बहाने जाने माने की तुक से कविता में प्रभाव आ गया है। भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रभावमयी है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार है और बच्चों के बहाने में अनुप्रास है।